गुड मॉर्निंग फ्रेंड, पॉलिटी की सीरीज में आपका स्वागत है। अध्याय 1 है। आज से नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। चैप्टर 1 है सरकार की शासन प्रणाली, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय शासन प्रणाली का अध्ययन हम करेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम का। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, संक्षिप्त रूप से समझ लीजिए। पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं? सांसद बैठते हैं। कौन बैठते हैं? सांसद बैठते हैं। और इसी सांसदों में से यानी पार्लियामेंट में से ही निर्माण होता है सरकार का। पार्लियामेंट में से किसका निर्माण होता है? सरकार का। तो ऐसी प्रणाली जिसमें संसद में से ही सरकार निकलती है और संसद और सरकार यानी एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट दोनों कोऑपरेशन के माध्यम से, सामंजस्य के माध्यम से सरकार चलाती है। और जिसमें सरकार जो होती है वो जिम्मेदार होती है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली दिन प्रतिदिन के उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। क्वेश्चन को समझ लेना में क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? यानी आपको संघवाद की विशेषता इसमें पूछी गई है। भारतीय संघवाद की विशेषता। न्यायालय संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का इंटरप्रेट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन हमें इसमें नहीं देखना है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें देखना कि हमें ढूंढना क्या, तो हमें नहीं ढूंढना, यानी गलत उत्तर ढूंढना। संघ सरकार और राज्य सरकारों के लिए राजस्व के स्रोत को निर्दिष्ट किए गए। बिल्कुल, संघ के क्या सोर्स होंगे, राज्य के क्या सोर्स होंगे, निर्दिष्ट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघ सरकार और राज्य सरकारों के लिए ये तो सही है, यानी बी आंसर सही है। अब देखेंगे अगला, संविधान में संघ और राज्यों की शक्तियों को विनिर्दिष्ट किया गया। बिल्कुल, संघ और राज्य की शक्तियाँ विनिर्दिष्ट की गई, ये भी सही है, लेकिन हमें गलत उत्तर ढूंढना। भारतीय संघवाद शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, वे भी सही है। अगर तीनों सही है तो गलत कौन सा हो गया? गलत हो गया ये, गलत इसमें हो गया पहला गलत क्यों हो गया? क्योंकि पहले में क्या लिखा है देखेंगे हम। पहले में जो लिखा गया है वो लिखा है कि न्यायालय संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो संविधान में पहले ही से शक्तियों का बंटवारा किया गया, न्यायालय उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे होंगे। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा वो रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़ा हुआ है। अब हम अध्याय 2, अध्याय 1 में एक ही प्रश्न था, अध्याय 2 है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर जो विभिन्न कानून रेगुलेशन बनाए गए उनसे संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट का। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन रेगुलेटिंग एक्ट 1773। निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1973 का नहीं है? आपकी ये ऑप्शन है, इसने युद्ध और शांति से संबंधित मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी सर्वोपरि बनाया। यानी क्या कह रहा है कि अगर युद्ध का कोई मामला है, यहाँ पे अगर कोई युद्ध का मामला है तो युद्ध के मामले में बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में व्यवस्था की गई थी कि जो बंगाल है उसके गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाएगा, और जो मद्रास है और जो बॉम्बे, इसके गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आएंगे। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लेकिन हमें गलत उत्तर ढूंढना है। ये ऑप्शन सही है। द टेन्योर ऑफ द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसलर्स वाज फिक्स्ड एज 5 ईयर। गवर्नर जनरल उसकी काउंसलरों की पदवी 5 वर्ष नियत की गई, ये भी सही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट भारत का कलकत्ता में स्थापित किया गया, ये भी सही है। डी ऑप्शन हम देखेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा। गवर्नर जनरल काउंसिल को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था। तो सही आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे होंगे, थोड़ा व्याख्या भी देख लो। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था और कार्यकाल 5 वर्ष नियत किया गया था। मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, राइट। और इन्हें अधिकृत करने का यानी नियुक्त करने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, वो चार्टर एक्ट 1813 से जुड़ा हुआ है। चार्टर अधिनियम 1813 से जुड़ा हुआ है। चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है, यानी हमें नहीं कथन ढूंढना है कि सही यानी गलत कथन हमें ढूंढना है।
तो इस संबंध में गलत कथन देखते हैं। इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति दी। 1813 का अधिनियम जो है वैश्विक रूप से आपको समझना पड़ेगा, शिक्षा से संबंधित है और 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए अधिकृत किए गए थे। और इस अधिनियम के माध्यम से चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। राइट, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी चीन और चाय के साथ भारत में व्यापार कर सकती है। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश संसद ने उसके सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया था। अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया, सही नहीं है, सॉरी। पहला ऑप्शन तो सही होगा क्योंकि हमें इसमें गलत उत्तर ढूंढना है। ईसाई मिशनरी भारत आए थे और उसका उद्देश्य था कि ईसाइयों की संख्या ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए। इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की संप्रभुता को स्थापित किया। बिल्कुल, जहाँ भी ब्रिटिश कंपनी अपना प्रभुत्व बना रही थी वहाँ पर कुल मिला के क्या हो रहा था कि ब्रिटिश ताज लहरा रहा था। इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो इस चीज़ को डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, यही गलत है और इसका यही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि चीन और चाय के साथ व्यापार बना रहा था और बाकी सभी व्यापार समाप्त कर दिए गए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चार्टर एक्ट के बारे में थोड़ी सी समझ ले लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं चार्टर एक्ट के बारे में। तो इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत प्रबुद्ध करने के लिए भेजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी शासित ब्रिटेन के राजा की संप्रभुता को स्थापित किया था। कानून ने ब्रिटिश इलाकों में के बासिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो भारत शासन अधिनियम 1935 से जुड़ा हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ कॉमर्स की व्यवस्था की गई थी? चार्टर अधिनियम 1853, 1919, 1909 और 1993 ये अधिनियम है। आपको इस अधिनियम के माध्यम से ये बताना है कि किस अधिनियम के माध्यम से व्यवस्था की गई थी कि 120 सदस्यों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है, इस चीज़ को हमें समझ लेना है। यानी ब्रिटिश का जो राजकुमार है, ब्रिटिश राज जो है उसके राजकुमार और उसकी काउंसिल में जो सरकार चलाने के लिए सदस्य होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो ऐसे सदस्य 120 थे जो उस राजकुमार को या ब्रिटिश शासन को सहायता दिया करते थे। इसकी व्यवस्था थी 1919 के अधिनियम के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच एक्ट एस्टेब्लिश द डायरकी इन द प्रोविंस? किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की थी? दो प्रकार की द्वैध शासन प्रणाली थी। अगर प्रांतों में बात की जाए, प्रांत में, तो वो 1919 के अधिनियम से आई। अगर केंद्र में की जाए, केंद्र में, तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से आई। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, आपको याद रखना इन चीज़ों को। तो पहला ऑप्शन जो है 1935 गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा और तीसरा चौथा तो जब सवाल है ही नहीं, जब पहले ही सही हो गया। कुछ समझ लेते इसके बारे में। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई। द्वैध शासन से तात्पर्य होता है शक्तियों का बंटवारा करना, और शक्तियों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रांतों को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया था और प्रांतों में सत्ता लागू की गई थी। दरअसल हुआ क्या था, आप समझ लीजिए कि 1919 के अधिनियम के माध्यम से शक्तियों को दो भागों में बांटा था। एक तो थे ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट यानी हस्तांतरित विषय, एक होती नॉन ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट गैर हस्तांतरित विषय। गैर हस्तांतरित विषय इंपॉर्टेंट विषय थे, इन्हें ब्रिटिश शासन के अधीन रखा गया था, ब्रिटिश अधिकारी इन्हें देखते थे। ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट भारत के अधीन रखा गया था, भारतीय सदस्य से देखते थे। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और इनका उत्तरदायित्व नहीं था। ये कम महत्वपूर्ण थे लेकिन उत्तरदायी ज़्यादा थे। राजस्व यहाँ पे ज़्यादा था लेकिन यहाँ पर राजस्व की व्यवस्था बहुत कम थी। राइट, तो जहाँ उत्तरदायित्व है वहाँ अधिकार नहीं, जहाँ अधिकार है वहाँ उत्तरदायित्व नहीं। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।